नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो चाइल्ड बर्थ के ऊपर है। बहुत सिंपल है, इसको समझा जा सकता है चाइल्ड बर्थ के ऊपर। और बहुत ज्यादा इजी है। इसमें सबसे अच्छी चीज, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं कराऊंगा, मैथ भी सिखाऊंगा, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उससे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। बेसिकली तो मैं एक कंसल्टेंट हूँ। पिछले 24 साल से मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। पढ़ा मैं अभी रहा हूँ, मतलब 3 एक साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और मैं उंगली पकड़ के सिखाने को अच्छा समझता हूँ। अब आपको मैं एक दिखा सकता हूँ कि क्या आप जो है इसके अंदर जो है कोर्सेज के अंदर क्या है। आप देखिएगा, इससे पहले मैं करीब 32 कोर्सेज पढ़ाता हूँ। और 32 कोर्सेज का मैं थोड़ा एक झलक दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। आप देखिएगा, ये 32 कोर्स मैं पढ़ाता हूँ, वैदिक लेवल का है कोर्स। 1 2 3 ये बेसिकली ये एक सेकंड, ज्वाइन करना किसी ने, हाँ हो गया। अब ये वैदिक लेवल 1 2 3 4 एडवांस पार्ट के 3 पार्ट हैं। अष्टावर्गा ये अभी चल रहा है। अंशात्मा की अभी रिजल्ट खत्म हुआ है। भुक्ति चाइल्ड बर्थ जिसको आज मैं ले रहा हूं। आप कॉपी पेन लीजिएगा और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, यू मस्ट टेक आउट द चार्ट इवन टू विद योर सेल्फ। तो ये चीज है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब ये मांदी वगैरह सा, मेडिकल, प्रश्न कुंडली, राहु केतु, पार्ट 3 के 3 पार्ट हैं, रेमेडी है, ब्लैंक चार्ट है। सो देयर आर 32 कोर्सेज आर देयर जो मैं पढ़ाता हूँ नॉर्मली। लेकिन मैं आप आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपना अ, जो चार्ट वगैरह खोल के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। मैं अब आपको शुरू कर रहा हूँ। ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, बाकी मेरी बुद्धि नहीं चलती है, मैंने देख लिया। अब हम कुंडली को देखते हैं। चाइल्ड बर्थ के अंदर देखिए, सूत्र जो होते हैं ना, वो समझना जरूरी होता है। हम लोग कंफ्यूज, पता है एस्ट्रोलॉजी में कहाँ होते हैं, हम सूत्र को नहीं समझना चाहते, बस उसको अप्लाई करना चाहते हैं। उसकी बारीकी, उसकी गहराई को पकड़े हम, तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। संतान के लिए काल पुरुष कुंडली का 5th हाउस इंपॉर्टेंट है, राइट। अब पहला पॉइंट मैंने कहा, काल पुरुष कुंडली का 5th हाउस इंपॉर्टेंट है। तो एरिस लगना बनता है एज पर द काल पुरुष कुंडली। और 5th हाउस का लॉर्ड एज पर द काल पुरुष कुंडली सन बनता है, यानी सूर्य बनता है, जो हमारा संतान का वंशावली, आत्मा, जीव आत्मा। जुपिटर जीव होता है, सूर्य आत्मा होती है। तो जीव आत्मा का जन्म, ऐसे समझेंगे। क्लियर। हमें अब दूसरा पॉइंट आता है, आपका कोई भी लगन हो, 1 से लेके 12 लगन होते, आपका कोई भी लगन है, 5th हाउस को आप फोकस करेंगे। उसके बाद पहला पॉइंट 5th हाउस, दूसरा पॉइंट 5th लॉर्ड, इस पर फोकस करना है आपको। अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में हैं तो बहुत इजीली संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोनों हैं, इजीली हैं। अब दूसरा पॉइंट, पहला सूत्र लगन कुंडली से हो गया हमने, लगन से कहा हमने। लगन से क्या कहा, कोई भी लगन हो, आपका 5th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड अगर ये पाप मुक्त हैं तो आसानी से संतान की उत्पत्ति होती है। अगर ये दोनों ही पाप प्रभाव में आ जाए तो दिक्कत होगी। अगर इसमें तीसरा ऑप्शन क्या होगा, ये मान लीजिए पंचम भाव पाप प्रभाव में है लेकिन 5th लॉर्ड अच्छा है। दूसरा ये इसका पार्ट बनेगा, 5th लॉर्ड अच्छा है लेकिन 5th हाउस में मैलेफिक प्लेनेट बैठ। तो ये पॉइंट सारे हमें कंसिडर करने हैं। दूसरा, संतान का कारक बृहस्पति होता है, ये कारक है संतान का। अब आपको बृहस्पति की भी स्थिति देखनी है कुंडली में। बात क्लियर। बृहस्पति पाप कत्री में, नीच का पाप प्रभाव में, 6 8 12 में, यहां तो नहीं है। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा कि जहां भी आपका जुपिटर बैठा है, बृहस्पति कहीं तो बैठा होगा।
बृहस्पति से पंचम भाव देखिए, मान लीजिए किसी का दसम भाव में बृहस्पति बैठा है, तो यहां से पंचम भाव देखिए, 3, 4 और 5। ये बृहस्पति से पंचम भाव क्यों देखना है? क्योंकि बृहस्पति हमारा संतान का कारक है, संतान का कारक है। तो यहां से अपने को फिफ्थ हाउस देखना है, सिंपल सी बात है। फिफ्थ हाउस देखना है, वो तो नहीं पाप प्रभाव में है। अब दूसरी सिंपल सी बात आप ध्यान दीजिए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, बृहस्पति से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर से 6, 8, 12 में बैठ जाए तो संतान प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है। अब मान लीजिए किसी का भी जो है वो लेट से टॉरस लगना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो यहां पर हमने टॉरस लगन बनाया, बुध बना इसका लॉर्ड, जुपिटर से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बना बुध। अब बुध जो है अगर जुपिटर से 6, 8, 12 भाव में बैठ गया तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। छठा भाव ये हो गया, यहां बुध बैठ जाए, ठीक है। बृहस्पति से छठा भाव ये है, बृहस्पति से अष्टम भाव में बुध बैठ गया, बृहस्पति से 12वें घर में बुध बैठ गया। यानी बुध कौन है? बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी है, बृहस्पति संतान का कारक है। तो क्या ये स्थिति बनी हुई है? अगर है तो दिक्कत आ जाती है। आगे चलते हैं। ये पार्ट मेरे को क्लास में पढ़ाना है। कौन सा पार्ट है? पहला है बीज सुफुट। ये कैलकुलेशन मैथ की है, मैं सिखाऊंगा आपको। मैथ की कैलकुलेशन है ये, मैथ की कैलकुलेशन है। पहला बीज सुफुट, दूसरा है क्षेत्र सुफुट। क्षेत्र स्फुट ये मैथ का पार्ट है। बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट, ये दो पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। बीज यानी वीर्य के लिए देखेंगे और क्षेत्र यूट्रस के लिए देखा जाएगा कि वो स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी स्थिति में है सब कुछ। आगे चलते हैं। अब हमने इस क्षेत्र स्फुट को, क्योंकि संतान तो देखिए स्त्री ने ही जन्म देना, पुरुष ने तो जन्म नहीं देना, ठीक है। अगर क्षेत्र स्फुट पंचमेश से कोई भी लगन हो, आपका कोई भी लगन हो, मान लीजिए हमने कहा मिथुन लगन है, 4, 5, 6, 7, पंचमेश कौन बना? शुक्र बना। अब शुक्र से क्षेत्र स्फुट जो निकलेगा हम मैथ से सीखेंगे। अगर 6, 8, 12 में है तो आपको अगर संतान नहीं हो रही तो ये पूर्व जन्म के किसी ऋण या बंधन या श्राप के कारण। देखो हमारे को क्या होता है कि हम लोग ना रेमेडी करने में सबसे आगे हैं। अभी मेरा रेमेडी का कोर्स स्टार्ट हुआ है, अभी हमारी पहली क्लास हुई है, सेकंड विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। तो मैं सिखाता हूं कि बिना सिर पैर की रेमेडी मत किया करो, फायर खोलती है रेमेडी। रेमेडी सोच समझ के करनी होती है। अब हम रेमेडी किए जा रहे हैं पर हमने ये जांचा ही नहीं है। फिर से सिखा रहा हूं, क्षेत्र सुफुट से, क्षेत्र सुफुट जो है शुक्र पंचम भाव का स्वामी बना, लगन कोई भी है। अब यहां हमने मिथुन लगन लिया तो शुक्र से क्षेत्र फुट 6, 8, 12 में है तो पास लाइफ का लोचा है, पूर्व जन्म का कोई क्लेश है, पहले उसे निपटाओ, उसको ठीक करो, तब संतान आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। फलाना उपाय कर लो, ढिमकाना उपाय कर लो, फिर ऐसे लोग ही बेचारे कहते हैं हमारा ज्योतिष पे विश्वास ही नहीं है, बकवास। क्योंकि हमें बदनाम नहीं करना है एस्ट्रोलॉजी को। देखिए एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी गलत है। तो हमको पहले ये देखना है। अब आ जाइए दूसरा जो सभी जगह चलता है, पंचम भाव में राहु बैठ जाए और मंगल से दृष्ट हो जाए, किसी भी, यहां से भी तो मंगल से दृष्ट हो सकता है, यहां से भी मंगल से दृष्ट हो सकता है, यहां से भी मंगल से दृष्ट होता है। तो ये कहता है कि पूर्व जन्म में आपने सर्प हत्या की थी, सर्प का श्राप है, इस जन्म में पुत्र रत्न प्राप्ति में दिक्कत देगा। तो पहले उस श्राप से आप मुक्ति पाइए ना, अगर आपको पुत्र चाहिए, सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट चीज को आप
ध्यान दीजिए, अगर इन चीजों पर हम फोकस नहीं करेंगे, देखो बात क्या होता है, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो सबसे पहले बीमारी को समझे, पढ़े, फिर उसका निदान करे। बिना सोचे समझे किसी भी चीज का ट्रीटमेंट शुरू कर देना, वो सबसे ज्यादा गलती है, सबसे बड़ी गलती है। तो पहले हमको हर एक चीज को बारीकी से सीखना होता है। अगले पॉइंट पर आते हैं। वो अगला पॉइंट ये है कि कंसीव कब करना है, कंसीव कैसे करना है, कब कंसीव करना है। देखिए, आपके पास बाजार जाइए, दिल्ली में दिवाकर का भी पंचांग आता है, और भी पंचांग अच्छे से आते हैं, कोई भी पंचांग आप खरीद के ले आओ। जब आप पंचांग खरीदोगे तो उसमें 16 संस्कार लिखे हुए मिलेंगे, 16 संस्कार लिखे हुए मिलेंगे। आप 16 संस्कार को चेक करिएगा। पहला संस्कार होता है गर्भाधान, हाउ टू कंसीव, वो हमें पता ही नहीं है। हमें तो बस ये है कि बस भोग किया और संतान आ गई, फिर हम सिर पकड़ के रोते हैं, अरे यार क्या औलाद पैदा हो गई, बड़ा तंग करती है जी। भैया गलती तेरी जी, पूछना चाहिए था ज्ञानी व्यक्तियों से। ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए किसी की शादी कभी भी हुई, अभी कुछ दिनों बाद, महीने डेढ़ बाद, श्राद्ध और नवरात्रे दोनों आएंगे। अगर देखिए, श्राद्ध जो पक्ष होता है, उस समय हमारे पितृ जो है, पितृ लोक से पृथ्वी पर आते हैं, अपनी वंशावली से अपना जो अन्न जल ग्रहण करने आते हैं। अन्न जल कैसे ग्रहण होता है, सूक्ष्म रूप से होता है, वो खाने नहीं आते, सूक्ष्म ग्रहण होता है। ठीक है, सूक्ष्म चीजें तीन होती हैं, मैं सिखा देता हूं, अध्यात्म नहीं पढ़ा रहा, पर सूक्ष्म तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए जब आप सूक्ष्म की बात करते हैं। वायु सूक्ष्म, प्रकाश सूक्ष्म, शब्द सूक्ष्म होता है। ये तीनों एक दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, बाकी नहीं। वायु में प्रकाश भी प्रवेश करता है, वायु में शब्द भी प्रवेश कर सकता है। सूक्ष्म में सूक्ष्म का प्रवेश। अब मैं सूक्ष्म पढ़ा रहा हूं, सूक्ष्म का बोध नहीं है मुझे, वो आधा अधूरा ज्ञान है भैया, गलत है, ऐसे नहीं। तो जीव आत्माएं आती हैं पृथ्वीलोक पर। अब उस समय भूत प्रेत भी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे होते हैं। अगर किसी ने उस दौरान कंसीव कर लिया तो घर में भूत प्रेत ही पैदा होंगे, गलतफहमी मत रहना। अब हमारे यहाँ क्या है कि जयंतियां बहुत होती हैं, गुरु नानक जयंती है, मान लीजिए परशुराम जयंती है, और किसी ने कंसीव कर लिया, औलाद ऐसी आएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की, फिर आप अपने कपड़े फाड़ते फिरोगे, भाई साहब क्या पैदा हो गया। तिथियां होती हैं, अमावस्या को कंसीव नहीं करिए, पूर्णिमा को मत करिए कंसीव, बहुत सारी तिथियां। अष्टमी भी आती है इसमें। तो बहुत सारी तिथियां हैं जिनमें हमें कंसीव नहीं करना, क्योंकि अच्छी संतान नहीं आएगी। फिर हम खुद ही उनके उपाय ढूंढते फिरेंगे, अपने उपाय ढूंढते फिरेंगे। उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है जो कहते हैं जी हम किसी चीज को नहीं मानते। हमने कब कहा मानो भैया, तुम्हारे मानने से थोड़ी सब कुछ बदल जाएगा। आगे चलते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। नाउ वी आर कमिंग अप टू द नाड़ी सूत्रास आल्सो। जब मैं पढ़ाता हूं तो वैदिक नाड़ी को थोड़ा सा मिक्सर करके ही पढ़ाता हूं, ये मेरी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे नाड़ी के अंदर सूर्य पंचम भाव का स्वामी बनता है, जो पुत्र का कारक होता है। अगर सूर्य राहु के साथ आ गया तो पुत्र प्राप्ति में दिक्कत आ गई, क्योंकि राहु जो है ना ऑब्स्ट्रक्टर है नाड़ी के अंदर। राहु इज बीइंग कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टर। इफ समवन इज हैविंग वीनस केतु आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। खास तौर से फीमेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि संतान उसने देनी है भैया, मेल ने नहीं देनी है। चंद्र केतु क्यों दिक्कत देगा, चंद्र केतु देखो हमें लॉजिक से पढ़ना है, बिना लॉजिक के नहीं। मैंने कह दिया चंद्र केतु, आपने मान लिया। वीनस केतु मैंने अभी आपसे कहा, तो वीनस यूट्रस का भी कारक है, वीनस स्पर्म का भी कारक है। ये मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करेगा संतान प्राप्ति में। दूसरा पॉइंट आया चंद्र केतु, ये फीमेल को ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि पीरियड्स का कारक चंद्रमा बनेगा, ब्लड फ्लो का, तो इसलिए उसको इफेक्ट करेगा चंद्र केतु। तो हम यहाँ नाड़ी का ये वाला सूत्र भी मैंने आपको बताया, तो इसमें संतान प्राप्ति में दिक्कत आ जाती है। आगे चलते हैं। मंगल केतु भी दिक्कत करता है कई बारी। मंगल का तो विशेष पंचम भाव पर दृष्टि या केतु की, देखिए बड़े ध्यान से सीखिए, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड चार्ट पर दिखाता हूं।
आप बड़े इस ध्यान को समझिए। मंगल, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, मंगल और केतु, भाई साहब, इन दोनों ग्रहों का या किसी एक ग्रह का पंचम भाव पर प्रभाव आ जाना संतान के अंदर अबॉर्शन, मिसकैरेज, सिजीरियन, ये तीन में से कोई एक घटना देख के रहते हैं ज्यादातर। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ते हैं कि क्या, पहला है मंगल, दूसरा है केतु, मान लो इन दोनों की ही दृष्टि आ रही है, तो अब थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई साहब। सिजीरियन भी हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है। सो हमें इन चीजों को समझना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी, अब किसी का मिसकैरेज होता है तो डॉक्टर आके पूछता है ना, आपकी मदर को तो नहीं इवेंट हुआ था, आपकी मदर इन लॉ को तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो जेनेटिक चीजें आती है, जनरेशन टू जनरेशन वो मिस हैपनिंग होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय डिलीवरी के टाइम, जब बच्चा जन्म ले रहा है, अब आजकल बहुत एडवांस हो गया है, मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता, मेरे पास लोग आते हैं पूछते हैं, बट मैं मना कर देता हूं। लगन गंडांत में यानी संधि के अंदर बच्चे का जन्म बच्चे को संघर्ष दे जाएगा, सदैव याद रखिएगा। लगन संधि में किसी बालक का जन्म है तो वो जो है दिक्कत देगा। अगर अमावस्या को बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसकी पर्सनल लाइफ खराब कर देगा। अगर आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि जी मुझे अमावस्या में बच्चा नहीं चाहिए, मुझे प्रतिपदा को दे दिए, द्वितीय को संतान आ जाए, कुछ तो फर्क आए, एग्जैक्ट अमावस्या को संतान का आना तो गड़बड़ है, उसकी पर्सनल लाइफ तो डैमेज करेगा ही करेगा, ये पक्का है। आगे चलते हैं। वैसे हम डिलीवरी का सारा पढ़ेंगे कोर्स के अंदर, कब कैसे और किस तरह से डिलीवरी होगी और किस प्रकार से होगी, क्योंकि जन्म समय का निर्धारण एक चैप्टर आएगा कि हमें जन्म समय कैसे निर्धारण करना है, तो वो भी हम सीखेंगे क्लास के अंदर कि बच्चे की डिलीवरी कब होगी। क्लियर है? आप जब सीखेंगे तो अगर आपके पास कोई चार्ट वगैरह है, अब देखिए आपको स्टार्टिंग में मैक्सिमम 5 से 7 दिन की आपसे सिर्फ मैक्सिमम गलती हो सकती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 1 या 2 दिन पर आ जाएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे तो सेम डे की डिलीवरी आप बताने का सामर्थ्य रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्यों? क्योंकि ये पंचम से पंचम है। बात क्लियर यहां तक? अब आ गया, ये हमने हाउस की बात करी, फिर हम बात करते हैं फिफ्थ लॉर्ड, फिर हम बात करते हैं नाइन्थ लॉर्ड की। क्लियर है? अब गोचर में किसी के फिफ्थ हाउस पाप प्रभाव में आ जाए, फिफ्थ लॉर्ड पाप प्रभाव में आ जाए, नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड पाप प्रभाव में आ जाए, तो देयर कुड बी लिटिल बिट सम कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, isn't it? I am talking about the transit. Suppose in the natal chart, if someone is having malefic effect in the fifth house with and as well as the fifth lord, ninth house as well as the ninth lord, so there is a delay to have a child. बच्चा आएगा पर देरी से आएगा। फिर आपको एक टेक्निक सिखाई जाएगी, एक होता है फर्स्ट मैरिज से बच्चे का पैदा होना, दूसरा होता है सेकंड मैरिज से संतान कैसे प्राप्त होगी। भैया सेकंड मैरिज में फिर ये हाउस नहीं वर्क करता, ये हाउस नहीं है सेकंड मैरिज के अंदर, फिफ्थ हाउस नहीं देखा जाएगा अगर किसी की सेकंड मैरिज है और उसे संतान चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे संतानहीनता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, कई बार आज का समय ऐसा है कि हम संतान को ढंग से पाल नहीं पाते। अब जवानी है निकल गई, अब थोड़ी सी जब उम्र होती है तो अब हम डरते हैं, लोग आके पूछते हैं औलाद हमारा ध्यान रखेगी जी, हम नहीं रख पाए ढंग से। सो आई टीच यू इन द क्लास कि आपकी औलाद आपका ध्यान रखेगी, आपने नहीं रखा कोई बात नहीं,
आपकी औलाद आपका ध्यान रखेगी, इसकी चिंता भी करनी होती है, लोग करते हैं इस बात पर। फिर आपको एक काक बंदिया का सूत्र देता हूं, आप सीखिए काक बंदिया का। कुंडली में काक बंदिया हो तो मुश्किल है संतान प्राप्ति। काक बंदिया मैं यहां लिख देता हूं, काक बंदिया। काक बंदिया में क्या होता है कि फिफ्थ लॉर्ड नीच का हो, क्लियर है, और 6 8 12 में बैठ जाए, सोने पर सुहागा हो गए तो नीच का, और 6 8 12 में बैठ जाए, और मरकरी यानी बुध पंचम भाव में बैठ जाए, तो ये काक बंदे है, संतान आनी मुश्किल है। ये तो परमात्मा की कोई कृपा हो या किसी के आशीर्वाद में इतनी शक्ति हो तो संतान आ सकती है, क्योंकि यहाँ काक बंदे योग बने। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं हम। हमारे लिए D7 जो चार्ट होता है ना, वो हमारे संतान का चार्ट होता है, संतान के बारे में देखने के लिए। जैसे नवांशा चार्ट जो है मैरिज पर देखा जाता है और सभी एस्पेक्ट पे देखा जाता है, D10 यानी दशमांश कुंडली कैरियर से रिलेटेड देखी जाती है, ठीक उसी प्रकार हमको सप्तांश कुंडली जिसे D7 चार्ट कहते हैं उसको ध्यान से देखा जाना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो हमारा लगन है इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कई बारी मैंने देखा है कि लगन में जो ग्रह बैठे हैं, लगन में जो राशि है उसका स्वामी, पंचम भाव में जो राशि है उसका स्वामी, या पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशाएं, अंतर दशाओं में संतान की प्राप्ति हुआ करती है। पर डीप मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, यहाँ ऊपर का मैं बता रहा हूं, आप देख भी सकते हैं चार्ट को करके, ये ओवरऑल ऊपर का है। इसके बाद इसमें आते हैं, अगर D7 का फिफ्थ लॉर्ड जो भी आपका बनेगा अस्त है या अशुभ ग्रह है, या अशुभ ग्रहों से युति में है, या बहुत ज्यादा वीक है, तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आ गई। ये संतान वाला भाव का चार्ट है जिसका डिटेल में समझना होता है। फिर से बता रहा हूं, फिफ्थ लॉर्ड जो है अगर अस्त है, पाप प्रभाव में है, 6 8 12 स्थिति में बैठा है, ठीक है, तो दिक्कत आ गई। आगे चलें, अगले पॉइंट पर समझते हैं। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, अगर ये D7 का लगन पाप प्रभाव में आ जाए, पाप प्रभाव का मतलब पहले समझ लीजिए, पाप प्रभाव में हो, अब मैंने कह दिया बस बात खत्म होगी, ऐसे नहीं होता। पाप प्रभाव का मतलब है यहां तो इसमें पापी ग्रह बैठे हों, नंबर एक, या इसका स्वामी पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हो, या पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, या लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टियां आ जाएं, तो लगन एफ्लिक्शन में आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो आपको जो संतान मिलेगी इस जन्म में, वो पिछले जन्म का ऋण है जो आपने चुकाना है। आपके घर में वही औलाद आएगी, वो हमेशा आपसे डिमांड करती रहेगी और आपने उसकी डिमांड को पूरा करना। ऋणानुबंधन, वो ऋण है पिछले जन्म का जो आपने चुकाना है इस जन्म में। आप चेक कर लिए, आपकी संतान कोई ऋण वाली तो नहीं आई हुई। आप लगन को देखिए, लगन मात्र देख लीजिए, लगन पे पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं आप इस जन्म में, बात खत्म। D7 के लगन पर अगर पाप प्रभाव है तो आपको जो संतान इस जन्म में प्राप्त हुई है वो जो है पूर्व जन्म के ऋण हैं जिनको आपने चुकाया। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, एक सेकंड में मिटा दूं नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। D7 चार्ट हम देखेंगे, D7 के अंदर बीज, अभी मैंने कहा था एक क्लास का पॉइंट है, क्षेत्र फुट हमने निकाल लिया था। जब हम ये निकाल लेंगे मैथ से, कला विकला जोड़ करके, डिग्री कला विकला जोड़ के, तो कैसे करेंगे हम लोग,
हम ये देखेंगे कि 20 फुट और क्षेत्र सुफुट कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है तो योग्य संतान का आना मुश्किल है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो आपको एक अच्छी योग्य संतान प्राप्त हो सकती है। सिंपल सी बात। भाई इसको रोका कैसे जाए? जो पापी ग्रह इनको देख रहे हैं, जो पापी ग्रह साथ में बैठे हैं किसके, 20 फुट और क्षेत्र फुट को या तो देख रहे हो या साथ में बैठ जाए ऐसे ग्रह, तो उन ग्रहों की दशाओं में कंसीव ना करें, क्योंकि दिक्कत आएगी। सिंपल सा मेथड है, इसमें कौन सी बुद्धि लगानी है कि जो प्रभावित कर रहे हैं ना उनके टाइम में ऐसा काम ना करें। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर समझते हैं। D7 में ही देखेंगे हम लोग। फिफ्थ लॉर्ड जो है 12th हाउस में आ गया, फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में आ गया, तो संभावनाएं है दत्तक पुत्र लेने की या एडॉप्शन का केस बन सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है, लग्नेश पहला, दूसरा है पंचमेश, तीसरा है नवमेश। अगर ये D7 में पाप प्रभाव में है तब भी आप एडॉप्शन का केस बन जाता है। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, क्योंकि वो ट्राइन बना ना, संतान का ट्राइन बना, तो दत्तक पुत्र संतान गोद लेने का बन गया। अब आता है कि जुड़वा बच्चे होंगे या नहीं होंगे। जुड़वा बच्चों के लिए ड्यूल साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ड्यूल साइन सबसे पहले द्विस्वभाव राशि। अब मैं यहां नहीं लिख रहा हूं मंगल, शुक्र और चंद्रमा, ये द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? ड्यूल साइन में बैठे हैं। और इन पर दृष्टि किसकी आ रही है? बुध, जो ड्यूल साइन का विशेष संतान का प्रभाव डालने वाला ग्रह है। तो दो बच्चे होंगे, यानी कंडीशन क्या है? मंगल, शुक्र और चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में बैठे और बुध से दृष्ट हो तो आपको दो बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। क्लियर है? अब एक अच्छी चीज जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, पीछे मैं नहीं पढ़ाता था लेकिन मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। आई विल हैंड ओवर द IVF टेक्निक। बहुत सारे लोग लाखों रुपए लगाते हैं IVF के लिए। IVF के लिए कब जाना है, ट्रांजिट कब फेवरेबल होता है, IVF का बहुत इजी टेक्निक है। इतनी इजी टेक्निक है, आंख के पलक झपकने से पहले मैं व्याख्या दूंगा तो आपको आ जाएगी समझ में। और मेरी क्लास में समीर चितकारा जी थे ऑस्ट्रेलिया से, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। रात 2:30 बजे वो मेरी क्लास अटेंड करते थे। ऑस्ट्रेलिया में उस समय रात 2:30 बजते थे, मेरी यहाँ रात को 9:30 क्लास होती थी। उन्होंने शेयर किया था, हाँ सर एक फैमिली के बच्चा IVF से हुआ है। मैंने चार्ट लगा करके जब मैं पढ़ा रहा था, समझा रहा था, उन्होंने शेयर किया था। तो टेक्निक एक और ने भी शेयर किया था क्लास में, समीर चितकारा जी ने तो मेरे ख्याल 2 चार्ट शेयर करे थे कि बच्चे जो हुए हैं IVF से हुए। तो IVF पे आप इतना पैसा लगा रहे हो, डॉक्टर पे इतना विश्वास है, तो भैया यहाँ पे भी तो गलती से विश्वास कर लो। मेरी कंसल्टेंसी में 24 साल के अंदर मैंने अभी तक 2 डिलीवरी मेरे पास आए थे IVF के लिए और पुत्र रत्न हुए थे। मैं तो सारी कैलकुलेशन करके दी थी। मैंने कहा भैया ये 5 मिनट का काम नहीं है, मेरे खुद का दिमाग का दही होगा, इतना इजी नहीं है। तो एक दूसरा क्लाइंट आया तो मैंने कहा भाई आपकी वाइफ की तो यूट्रस बच्चा नहीं धारण कर सकती, यूट्रस तो बहुत कमजोर है, पहले तो यूट्रस को स्ट्रांग करने की रेमेडी करिए आप। 6 महीने वो स्ट्रांग करने की रेमेडी की गई। अब मैंने कहा नाउ यू कैन मूव फॉर द चाइल्ड, बेटा हुआ। तो बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सूत्र पता होना चाहिए। हमारे को सूत्र पर स्टडी नहीं करेंगे, सीधा अप्लाई करेंगे। अरे भैया उसकी गहराइयां समझिए आप। अब आता है बच्चों से परेशानी। अब मैं आ रहा हूं चार्ट से क्या दिखाता हूं, एक सेकेंड। बच्चों से परेशानी, आपका शुक्र कहीं भी बैठा है कुंडली में, आप चेक करिए। आपका वीनस कहीं भी बैठा, मान लीजिए आपका वीनस 3rd हाउस में बैठा है शुक्र, यानी
अब इस शुक्र से पंचम भाव में शनि बैठा है, तो आपको इस जन्म में सदैव बच्चों से परेशानी रहेगी। सीधी बात। मैं एक सूत्र बता रहा हूं, वैसे हजारों सूत्र होते हैं। हमको भगवान ने जितने दिए उसमें से कुछ डेमो में दे रहे हैं, बाकी क्लास में दे देंगे। अब पिता पुत्र मित्र हैं शत्रु हैं, माता पुत्र मित्र हैं शत्रु हैं, बात समझ में आ रहा है? अब मैं एक एग्जांपल पिता पुत्र का डिग्री से देता हूं। सपोज किसी का सूर्य 17 डिग्री पर है और शनि जो है 21 डिग्री पर है, तो पिता पुत्र एक छत के नीचे ना ही बैठे हैं तो कल्याणकारी है। दोनों के कैरियर बनने के नहीं है ढंग से, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द डिग्री। इफ समवन इज हैविंग, मैं यहाँ कैरियर भी बता देता हूँ, मेरा तो रिदम है। मैं तो क्लास में जब पढ़ाता हूँ, पीछे मैंने रेमेडी पढ़ाई तो एक सज्जन बहुत अच्छे थे, शिव प्रसाद जी, लाल किताब आती थी। मैंने कहा सर आपको बहुत अच्छी आती है लाल किताब, चलिए मैं इस बार रेमेडी में लाल किताब भी पढ़ा देता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा। तो मेरा कुछ नहीं पता होता, मैं रिदम में चला जाता हूँ, कहीं से कहीं टेक्निक बता देता हूँ। सपोज समवन इज हैविंग सन ऑन 17 डिग्री एंड सैटर्न इज ऑन 21 डिग्री, दे आर वेरी क्लोज टू द डिग्री। तो बाप बेटे जितने दूर रहेंगे दोनों का धर्म मतलब लाइफ बढ़िया चलेगी। जितना एक छत के नीचे रहेंगे कुछ नहीं चलने का। मान लीजिए कोई फादर कहे जी मेरी तो एक दुकान है, तो भैया बेटे को किराए पे लेकर के दूसरी दुकान दो, सेम दुकान पर नहीं बिठा सकते आप, दुकान चलनी बंद हो जाएगी। पिता पुत्र में वैर आ जाएगा, विचारों में मतभेद रहेगा। ऐसे ही चंद्र शनि देख लीजिए। चंद्र शनि वाले जो होते हैं उसका अर्थ होता है, मैंने इसको विश्व योगा में बड़े अच्छे से समझाया था, इसका दूसरा नाम होता है उद्रत साढ़े साथी, यानी माता के गर्भ से बच्चा साढ़े साथी लेकर आया। पूर्व जन्म के कार्मिक डेट्स हैं। कार्मिक डेट्स के 3 ही ग्रह होते हैं, राहु केतु और शनि, जो हमको कार्मिक डेट्स देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे चलते हैं। आप सिर्फ इतना भी देख लेना, D1 चार्ट में इतना भी देख ले, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड पाप प्रभाव में आ जाए, फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर पाप प्रभाव में आता है तो संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ जाएंगी बड़ी तगड़ी, मात्र इतने देख लेने से। पंचम भाव, अगर पंचम भाव का स्वामी राहु केतु के एक्सेस पर आ गया, आ गई दिक्कत, बात खत्म। राहु केतु एक्सेस पर है ना भैया, ये चीज है। चलिए, अब ये बैच जो हम स्टार्ट करेंगे मंडे यानी कल, किसी की कोई भी क्वेरी हो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा स्टार्ट होगा 19 अगस्त को, मंडे यानी शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे रहेगा, 5 क्लासेस का रहेगा, 5 क्लासेस का रहेगा। लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग है भाई, क्लियर है? और जो है क्या नाम है, फी मैंने बड़ा नॉमिनल रखा है, 2345 ओनली, दैट्स ऑल। सो इसमें सबसे कीमती चीज आपको आईवीएफ की टेक्निक है, आईवीएफ। दूसरा, क्षेत्र फुट 20 फुट बहुत बथेरों को निकालना नहीं आता, मैथमेटिकली कला विकला जोड़ना सिखाऊंगा, क्लियर है? फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं औलाद को ढंग से नहीं पाल पाया, क्या मैं पाल पाऊंगा औलाद को, या मेरी औलाद मेरे को ढंग से रख लेगी क्योंकि मैं तो गलती कर गया, क्या मेरी औलाद तो नहीं ऐसा करेगी मेरे साथ? किसी की कोई क्वेरी है अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी है तो अनम्यूट करके अपने आप मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? यस सर। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं, आइए सीखिए। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, मैं आपको मेडिकल के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा सूत्र भी पढ़ाऊंगा। हाँ जी, स्मृति पांडे जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर ये क्लास कितने टाइम की होगी सर? 1 घंटे की 1 घंटे की या? क्लास होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छी बात सर। सर हाँ, ये जो डिग्री बताया आप, सूर्य और शनि में कितने का अंतर हो सकता है बोले आप? 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री का, जितना डिग्री का अंतर कम होता चला जाएगा उतना बंटा धार है। ओके सर।
ठीक है सर। तो इसको हम कैसे, मतलब प्रवेश कैसे ले दूर सकते हैं रहें, सर? दोनों दूर रहें, बस सिंपल सा है, उपाय करने के चक्करों में ना पड़े, अननेसेसरी जी उपाय मत करें। ठीक है सर। सर काय क्लास को में लेंगे प्रवेश भाई? के लिए, एडमिशन के लिए, क्या कह रहे हैं? आपका आवाज कम आ रहा है जी। एडमिशन के लिए क्या करना है सर? वो आपको आ जाएगा, सारा जी मैसेज वगैरह आ जाएंगे, वीडियो भी आ जाएगी आपको, बैंक डिटेल्स वगैरह भी आ जाएंगी। ठीक है, ओके आप ओके एडमिशन ले लीजिए, ओके। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थैंक है। यू मैं सर। उंगली पकड़ के सिखाता हूँ किसी को, क्लास में म्यूट नहीं करता, डायरेक्ट जी मेरे से आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक ओके है, ओके। चलिए, क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, वंस अगेन थैंक्स टू यू।